हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा चैप्टर का नाम है डिमांड। ठीक है जी। प्यारे बच्चों आज बहुत कम पोर्शन मैंने लिखा है नोट्स में, आज बहुत ही कम पोर्शन करना है, लेकिन आराम से समझते चलेंगे बेटा सारे के सारे टॉपिक को। बाबू सबसे पहले तो जो चैप्टर का नाम है डिमांड, उसके बारे में डिस्कशन हो जाए कि डिमांड क्या चीज है, सब सामने देखेंगे बेटा। और ध्यान रखना बेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखी तो 2 लाइन होंगी। बाबू कहता है डिमांड क्या है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बाबू देखने में आपको लग रहा होगा शायद 1 लाइन 1.5 लाइन है, क्या इसका एनालिसिस हो जाएगा? एनालिसिस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। बाबू किसी भी कंज्यूमर की डिमांड क्या होती है? कहता है वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो वो एबल टू बाय है, विलिंग टू बाय है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बाबू व्हाट डू यू मीन बाय एबल टू बाय, व्हाट डू यू मीन बाय विलिंग टू बाय? ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये पॉसिबल प्राइसेस क्या होते हैं, सब पे डिस्कशन, जितने जितने वर्ड लिखे हैं। बाबू सबसे पहले बात करता हूं गिवन पीरियड ऑफ टाइम की। बेटा हम ना अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, हमें तो बहुत अच्छे से पता है बेटा गिवन पीरियड ऑफ टाइम हमारे लिए हमेशा क्या होता है। हम बाबू किसी भी डिमांड को मेजर करते हैं ना बेटा, तो फाइनेंशियल ईयर के लिए मेजर करते हैं। सबको पता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग ऑन नेक्स्ट 31 मार्च, ऐसे ही होता है। बाबू तो हम डिमांड को मेजर करते हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, दैट सिंपली मींस अ फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ रहा है गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब? बाबू कहते हैं क्या है डिमांड किसी भी कंज्यूमर की, वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो विलिंग टू बाय है। विलिंग टू बाय मतलब कि विशेष टू बाय। बाबू अगर मैं कोई चीज विश ही नहीं कर रहा हूं बाय करने की, क्या वो चीज मेरी डिमांड में काउंट हो जाएगी? बेटा कभी भी नहीं। बाबू मैंने कभी नहीं खरीदनी ऑडी, क्या मेरी डिमांड में काउंट हो जाएगी? मैं कभी विलिंग टू बाय नहीं उस चीज के लिए। बाबू कहते हैं कंज्यूमर विलिंग टू बाय हो, एबल टू बाय हो एट ईच पॉसिबल प्राइस। अच्छा जी, ये एबल टू बाय क्या चीज है, इधर देखना। बाबू एक इंसान जिसकी इनकम 10,000 रुपए है, कह दे आई एम विलिंग टू बाय मर्सिडीज एस क्लास, लिख दो डिमांड में फटाफट से। बाबू डिमांड में बात आ क्या सकती है, पहले ये तो समझो डिमांड क्या होती है किसी कंज्यूमर की। बाबू एक इंसान उसको खरीदने की चाह भी रखता है, विलिंग टू बाय भी है, एबल टू बाय भी होना चाहिए, चाहे कोई भी पॉसिबल प्राइस हो, चाहे करोड़ है चाहे 10 करोड़ है, वो एबल टू बाय भी होना चाहिए। अगर विलिंग टू बाय है, एबल टू बाय है, तो डिमांड में काउंट कर लेना। अगर बेटा कुछ भी फैक्टर मिसिंग है ना, डिमांड में काउंट नहीं होगा। अच्छा मैं कहूं बिल गेट्स, बाबू बिल गेट्स सोच रहा है कि मर्सिडीज एस क्लास बाय कर ले बेटा इस फाइनेंशियल ईयर में, ये डिमांड है कि नहीं है? वो कर सकता है, कर सकता है, सबको पता है ना, ही इज एबल टू बाय। समझ में आ रही है बात? बाबू इधर देखना मेरी तरफ, अगर ये वर्ड सारे के सारे एज इट इज लिखे गए ना, तो कोई नंबर नहीं काट सकता। क्या क्या मेन कीवर्ड्स हैं बेटा डिमांड की डेफिनेशन में? डिमांड क्या है किसी भी कंज्यूमर की, वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कंज्यूमर विलिंग टू बाय है, able to buy at each possible prices during a given period of time। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही बात? समझ में आया एबल टू बाय का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाएं बात को। बाबू अब ना डिमांड ना इसने लिखा हुआ है 2 तरीके की होती है, एक डिमांड पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल डिमांड, एक डिमांड पे लिखा हुआ है मार्केट डिमांड। वैसे मैं बता देता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो 2 ही तरीके की होती है, पर बेटा मैं 3 डिमांड का डिस्कशन कर देता हूँ, तीसरी डिमांड मुझे ही पढ़ानी है, 12th क्लास में पढ़ानी है इकोनॉमिक्स में। बाबू एक चीज को आप बोलते हो इंडिविजुअल डिमांड, एक चीज को आप बोलते हो मार्केट डिमांड, एक चीज को आप बोलते हो एग्रीगेट डिमांड। आराम से सुन लेना, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पढ़ोगे तो आपको लगेगा सेकंड्स में हो गया। हाँ जी, 3 तरीके की डिमांड होती है, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। दोबारा बोलना क्या क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। बाबू इंडिविजुअल डिमांड पता है क्या होती है? जहां एक गुड्स या सर्विस की बात चल रही हो और बेटा एक सिंगल कंज्यूमर की बात चल रही हो, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। एक कंज्यूमर एक ही गुड्स की कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहता है, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है जी।
बाबू एक ही कंज्यूमर ले लो, एक ही गुड्स ले लो बेटा, एक कंज्यूमर एक गुड्स की जितनी भी कमोडिटी बाय करना चाहता है, विलिंग टू बाय, एबल टू बाय, वो सब बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। लेट्स सपोज प्रोडक्ट इज व्हीट, लेट्स सपोज बेटा जो सिंगल कंज्यूमर है उसका नाम है ए व्हीट की जितनी भी कमोडिटी बाय करना चाहता है मैं उसे बोल दूंगा इंडिविजुअल डिमांड है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? बाबू व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट डिमांड? जहां बेटा बात चल रही हो एक सिंगल गुड्स या सर्विसेज की, ये वर्ड और ही रहने देना बेटा, जहां बात चल रही हो एक सिंगल गुड्स या सर्विसेज की लेकिन बेटा दुनिया के सारे कंज्यूमर की, तो बाबू उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। यानी कि प्रोडक्ट आज भी वीट है बाबू, मैं कहूं पूरी दुनिया में वीट की इतनी डिमांड है, लोग इतना विलिंग टू बाय वीट इस फाइनेंशियल ईयर में, उसको मैं इंडिविजुअल डिमांड नहीं बोल सकता। नाम से भी समझो उस चीज को बेटा, वो मार्केट डिमांड ही होगी। इंडिविजुअल डिमांड एक कंज्यूमर की होती है गुड्स के लिए, मार्केट डिमांड क्या होती है बेटा? सारे कंज्यूमर, दुनिया के सारे कंज्यूमर की डिमांड एक गुड्स के लिए, उसे हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। समझ में आ रही है बात? डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में? बाबू एग्रीगेट डिमांड ये क्या होते हैं? दुनिया के सारे गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, और बेटा दुनिया के सारे कंज्यूमर्स, बाबू इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। समझ में आ रही है बात? इधर देखना, ये मेरा मुद्दा है क्या? नहीं बेटा, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का मुद्दा है, ठीक है जी, वहां पर करेंगे बात। मैं वैसे बता देता हूँ, जिस दिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर शुरू करता हूँ एग्रीगेट डिमांड, सबसे पहले बच्चों को बताता हूँ डिमांड क्या होती थी, मार्केट डिमांड क्या होती थी, भूले भटके होते हैं, इससे क्लैरिटी होती है बहुत ज्यादा। बाबू डिमांड क्या होती है इधर देखना, इंडिविजुअल डिमांड क्या है? जहां बात चल रही हो एक गुड्स या एक सर्विस की, और बाबू एक ही कंज्यूमर की बात चल रही हो, एक कंज्यूमर एक गुड्स या सर्विस की कितनी डिमांड कर सकता है उसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होती है? एक गुड्स या सर्विस की ही बात चल रही है लेकिन दुनिया के सारे कंज्यूमर की बात चल रही है, दुनिया के सारे कंज्यूमर मिलकर वीट कितना विलिंग टू बाय है, एबल टू बाय है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? मार्केट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? दुनिया के सारे गुड्स एंड सर्विसेज और दुनिया के सारे कंज्यूमर जो डिमांड कर रहे हैं बेटा, सारे गुड्स एंड सर्विस की डिमांड जो कर रहे हैं दुनिया के सारे कंज्यूमर, उसे हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है ना जी? क्योंकि ये कंसेप्ट इकोनॉमी लेवल पे चला जाता है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, अगर चैप्टर 1 याद है तो। ठीक है जी, बढ़ाएं बात को आगे, क्लियर हो गया इंडिविजुअल डिमांड क्या और मार्केट डिमांड क्या और एग्रीगेट डिमांड क्या। अब बाबू मैं डेफिनेशन पढ़ने का आपको अभी टाइम दूंगा, अभी फिलहाल मैंने बता दिया कि ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है मेरी तरफ से, जब मैं पढ़ने का टाइम दूंगा तो पता लग जाएगा आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ाएं बात को। बाबू लास्ट टॉपिक आज का, टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक, पेपर में बस लिख लो, लिखा पड़ा है, आया बढ़ा, बस आपका लिखना बजाया बस। ठीक है जी, बाबू टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इधर देखना, टॉपिक का मतलब समझे बाबू? वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड पर इंपैक्ट डालते हैं, जो कंज्यूमर की डिमांड पर इंपैक्ट डालते हैं। कल बेटा मैं फैक्टर कराऊंगा आपको मार्केट डिमांड के, ठीक है जी? मैंने जान के मिक्स नहीं किया, मैंने कहा पहले दिन बड़े होपलेस हो जाएंगे बच्चे, इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने एक एक डिटर्मिनेंट लिखे, मेरा मूड दोनों का था आज कराने का। ठीक है जी, टॉपिक का मतलब समझ में आ रहा है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड मतलब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक कंज्यूमर की डिमांड पर इंपैक्ट डाल देते हैं। पढ़ेंगे उत्तर कौन कौन से फैक्टर? चलो जी, सब सामने देखेंगे मेरी तरफ प्यारे बच्चे, सिर्फ हम हेडिंग का नाम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे एक्सप्लेनेशन खुद ही बनाएं। जब हम एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे तो बाद में रीडिंग भी कर लेंगे बेटा। ठीक है जी बाबू, पहली चीज जो अफेक्ट करती है किसी भी इंडिविजुअल डिमांड को वो है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। इधर देखना मेरी तरफ बाबू, मैंने एक बात बोलूंगा, डाइजेस्ट करने की कोशिश करना बेटा। देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। मुझे नहीं पता आपने इस चीज को कितना पेशेंस से सुना बाबू, मैंने बोला देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। बेटा किसी भी कमोडिटी को उठाकर देख लेना, उसके प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होगी। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब बेटा अगर किसी भी कमोडिटी का दाम बढ़ जाता है ना,
हमेशा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाती है। किसी भी चीज का प्राइस अगर गिर जाता है ना तो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा बढ़ जाती है। ये बातें ना इनवर्स ही चलेंगी। क्या मैं आपको इसे एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले मेरे साथ ही हुआ ये बात। बाबू एक अभी ना एक रेस्टोरेंट के बाहर था मैं 2-3 दिन पहले, तो एक अंकल आए मेरे पास, उनके पास ना टीवीएस iQube थी, ठीक है, और मैं ओला पर था। तो मेरे पास आए, कहते कैसी चल रही है इसकी परफॉर्मेंस। मैंने कहा जी ठीक चल रही है। मैंने कहा आपकी iQube तो बढ़िया चल रही होगी क्योंकि मुझे पता मार्केट रिस्पॉन्स क्या है। कह रहे हाँ बहुत तगड़ी चल रही है। तो कहते मैं दूसरी बाय करने के मोड में हूँ, एक ईवी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या बाय करूँ। मैंने कहा आपको कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट टीवीएस iQube, आपको एक और बाय कर लेनी चाहिए। कहते यार बिल्कुल नहीं करूँगा। मैंने कहा इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस क्यों नहीं बाय करोगे। कहता है जब मैंने ली थी ना, सहारनपुर में ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बैठा था iQube का, मैं दिल्ली से लेकर आया था 1,34,000 रुपए की। कहता है आज सेम प्रोडक्ट 1,76,000 का है। सब मुझे ना मतलब मैंने आपको ऐसी प्रैक्टिकल बात बताई, अगर ये दिमाग में टिका लोगे ना तो पूरी जिंदगी याद रह जाएगी। ये मेरे साथ हाल ही में हुआ है। सर प्राइस बढ़ गया है कमोडिटी का, उन्होंने ना डिमांड खुद ब खुद गिरा दी, वरना वो लेने के मूड में थे। और अगर आज प्राइस भगवान करे ऐसा कुछ हो जाए, सरकार करे कि सब्सिडी 76,000 रुपए की सब्सिडी, iQube हो गया 1,00,000 रुपए का, तो अगर आज प्राइस गिर गया ना iQube का, बाबू डिमांड बढ़ी जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। क्या मैंने बात क्लियर कर दी आपको? बात समझ में? इधर देखना मेरी तरफ। क्या बोला मैंने आपको पता है? देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा गिरेगी, और अगर प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा बढ़ेगी। तो बाबू ये बात आपको समझ में आ गई है कि पहला डिटर्मिनेंट जो डिमांड के ऊपर इंपैक्ट डालता है वो सबसे पहले उस कमोडिटी का खुद का प्राइस ही है। मैंने क्या बताया था, टॉपिक का नाम क्या है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। पहला फैक्टर जो डिमांड के ऊपर इंपैक्ट डालता है वो खुद का प्राइस है। अगर आप प्राइस बढ़ाते चले जाओगे डिमांड गिरती चली जाएगी बेटा, और प्राइस कम करते चले जाओगे डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो प्राइस ही तो इंपैक्ट डाल रहा है डिमांड के ऊपर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से रोज का रोज पढ़ते रहना, ध्यान रखना, किसी भी दिन पकड़ लूंगा। तेरा तो नंबर जरूर आएगा बेटा, जितना तो कॉन्फिडेंस करता रहता है। हाँ जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए। पक्का से पहली हेडिंग क्लियर है, मैं रीड करवा दूंगा अभी। फिलहाल अब बताओ अभी कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ जाए चलो। बाबू सेकंड हेडिंग इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इधर देखना सब। बाबू सेकंड हेडिंग इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अरे भैया ये क्या होता है रिलेटेड गुड्स? बाबू रिलेटेड गुड्स पता है क्या होते हैं? अगर एक गुड के प्राइस में आप चेंज कर दो तो बेटा दूसरे गुड्स की डिमांड पर फर्क पड़ जाता है। ऐसे गुड्स को बोलते हैं बेटा रिलेटेड गुड्स। इधर देखना, रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं बेटा? अगर एक गुड्स के प्राइस में आप चेंज कर दो और दूसरे गुड्स की डिमांड पर फर्क पड़ जाए, ऐसे गुड्स को बोलते हैं बेटा रिलेटेड गुड्स। मैं साबित कर दूंगा, ऐसे भी गुड्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। अभी आपको लग रहा होगा यार ये क्या बात कर रहे हो, एक गुड्स का प्राइस बदलेंगे दूसरे की डिमांड पे कैसे फर्क पड़ जाएगा? लग रहा होगा ऐसा हो सकता है आपको लग रहा हो। लाओ साबित करते हैं। बाबू रिलेटेड गुड्स ना दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले नंबर पे लिखा है बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स। बाबू सबसे पहले नंबर पे लिखा है सब्स्टिट्यूट गुड्स। नाम से समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूट गुड्स एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, एक इस्तेमाल ना करा तो दूसरा इस्तेमाल कर लिया। पढ़ना चाह रहा बाबू सिर्फ एक लाइन, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं बेटा? बाबू जो एक दूसरे के जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। ठीक है, इधर देखना प्लीज मेरी तरफ। बाबू सब सामने देखेंगे, आराम से सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात समझेंगे। सर मैं बोल सकता हूं
टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड हो सकते हैं। मैं बोल सकता हूं बेटा कोक और पेप्सी सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकते हैं। मैं बोल सकता हूं बेटा मैकडी का बर्गर और बर्गर किंग का बर्गर सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकते हैं। मेरी तरफ देखना बेटा, अब देखते हैं कैसे ये एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, कैसे एक का प्राइस बदलने पर दूसरे की डिमांड पर फर्क पड़ता है। सामने देखना प्लीज, सब सामने देखिए। बाबू मान लो आपके लिए गिवन गुड्स इज कोक, ठीक है जी। बाबू कोक भी मार्केट में 10 रुपए की है और पेप्सी भी मार्केट में 10 रुपए की है। सब सामने देखते रहना। सब्स्टिट्यूट गुड्स है बाबू, ये रिलेटेड गुड्स के टाइप हैं। एक का प्राइस बदलने से दूसरे की डिमांड बदलेगी, देख लेना, अभी साबित कर रहा हूं मैं, आराम से देखते रहना। सर मान लो ये दोनों मार्केट में 10-10 रुपए के टेट्रा पैक मिलते हैं, ठीक है जी। अचानक से पता नहीं क्या हुआ बेटा, पेप्सी ने ना दाम बढ़ा दिया, पेप्सी ने दाम 15 रुपए कर दिया। क्या होगा, समझदार को इशारा काफी। सर एक बहुत बड़ी डिमांड, मैंने फोन छोड़ दिया बेटा, बाबू एक बहुत बड़ी डिमांड शिफ्ट कर जाएगी कोक की तरफ। बहुत बड़ी डिमांड, छोटी मोटी डिमांड नहीं बेटा। 10 से 15 हो जाना और दूसरे प्रोडक्ट का 10 में मिलते रहना। सर एक बहुत बड़ी डिमांड शिफ्ट करेगी कि नहीं करेगी कोक की तरफ। समझ में आ रही है बात बेटा? यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गिवन कमोडिटी। इधर देखना प्लीज, नहीं तो देखो बाबू, मैं टर्म बोल रहा हूं, आराम से सुन लो, टेक्निकल नहीं लिखोगे नंबर भी कोई नहीं देगा आपको। अगर आपको लगता है ना मैं वही लैंग्वेज लिख दूंगा जो मैं 10th के बोर्ड में लिखी, खुद पढ़ लोगे दोबारा हंसी भी आ जाएगी, नंबर नहीं मिलेगा बेटा इकोनॉमिक्स में, टेक्निकल वर्ड ही लिखने पड़ेंगे। सुन लो इसलिए आराम से। बाबू मैंने बोला देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गिवन कमोडिटी। मेरे लिए गिवन कमोडिटी कोक है, उसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है पेप्सी। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का दाम बढ़ गया है तो बेटा कोक की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी क्या नहीं बढ़ जाएगी? यानी कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गिवन कमोडिटी, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप ही तो है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का दाम बढ़ाते जाओ और बेटा गिवन कमोडिटी का आप देखते रहना, डिमांड बढ़ती चली जाएगी। एंड वाइसा वर्सा। बाबू इकोनॉमिक्स ने ना ये बड़ा प्यारा वर्ड दिया, इसका बहुत जगह पे इस्तेमाल करेंगे हम। एंड वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा मतलब अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है? सर अगर ये 10 ना करके बेटा ये 5 रुपए कर दे तो सारी की सारी कोक की डिमांड पेप्सी पे शिफ्ट कर देगी। यानी कि बेटा अगर प्राइस मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स का गिरा दिया तो बेटा जो मेरी गिवन कमोडिटी है ना उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी पूरी गिर जाएगी बेटा, सारी डिमांड यहां शिफ्ट कर चुकी होगी। ठीक है जी। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि ये रिलेटेड गुड्स है। एक गुड्स का प्राइस बदलने से दूसरे गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ रहा है। प्राइस बदल रहे हैं मैं पेप्सी का है, डिमांड बदल रही कोक की है। दिखाई दे रहा है बेटा ये रिलेटेड गुड्स है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात पक्का से? आओ जी आगे की बात करते हैं। बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स एक टाइप था रिलेटेड गुड्स का, दूसरा भी टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बाबू सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या थे बेटा? जो एक दूसरे की प्लेस पे यूज हो सकते थे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के साथ ही यूज होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेट्रोल कार साथ साथ ही यूज होते बेटा, या डीजल और कार साथ साथ इस्तेमाल होंगे, या बेटा टी बैग और बेटा शुगर साथ साथ इस्तेमाल होंगे, इन्हें हम बोल सकते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बेटा क्या ये भी रिलेटेड गुड्स हैं? बिल्कुल। एक का प्राइस बदलोगे दूसरे की डिमांड पे बहुत फर्क पड़ेगा। सामने देखते रहना। मान लो बेटा मैं बोल सकता हूं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स टी एंड शुगर है, या बेटा आप कह लो पेट्रोल एंड कार है, कुछ ही कह लो बेटा, दोनों एक ही बात है। सामने देखना मित्रों। सर आपने आपके लिए गिवन कमोडिटीज टी, और क्या हुआ बेटा मान लो शुगर पहले 30 रुपए किलो थी और बेटा इस साल ना
शुगर केन की क्रॉप नहीं हुई देश में, कोई प्रॉब्लम ऐसी थी, ठीक है भाई, या एनवायरमेंट और फेवरेबल नहीं रहा बेटा शुगर केन के लिए, बारिश कम होनी चाहिए थी ज़्यादा होगी, या ज़्यादा होनी चाहिए थी कम होगी, कुछ ऐसा हो गया, और बेटा प्राइस अचानक से बहुत बड़ी हाइक ले गए, ये 30 रुपए किलो से सीधा पहुंच गया 200 रुपए किलो। बस एक बात बताना आराम से सोच और समझ के, समझदार तो समझ गए होंगे इतनी देर में बेटा क्या हो गया बाबू। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ चुका है, ऑब्वियसली अगर इसका प्राइस बढ़ चुका है ये तो नहीं खरीदूंगा ना, और अगर ये नहीं खरीदूंगा तो इसको खरीद के भी क्या कर लूंगा भैया, इसको भी तो नहीं खरीदूंगा। यानी कि बेटा आकाश भाई 1 मिनट पॉज कर दो तो वो इधर देखना सब सामने। सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है बेटा, जो साथ साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया पेट्रोल और कार, जैसे कि एग्जांपल हो सकता है बेटा टी एंड शुगर। बाबू अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ जाए, पहले 30 रुपए किलो था 200 रुपए किलो हो गया, ऑब्वियस सी बात है बेटा जितनी शुगर कंजम्पशन थी ना 10% भी नहीं छोड़ोगे अपने घर में शुगर कंजम्पशन, बेटा कहीं ना कहीं बेटा इसकी कंजम्पशन गिराओगे ना, और खाली इसकी कंजम्पशन क्यों गिराओगे, इसको इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कहां गिराओगे, इसको भी लेके क्या कर लोगे बेटा, अगर शुगर ही नहीं है घर में तो इसकी भी तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी बेटा। यानी कि बाबू देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गिवन कमोडिटी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो बेटा गिवन कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड गिर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई दे रही है आपको। सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैंने डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात करी थी, अगर प्राइस बढ़ेगा सब्स्टिट्यूट गुड्स का तो क्वांटिटी डिमांडेड गिवन कमोडिटी की हमेशा बढ़ जाएगी, और अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ेगा ना बेटा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिवन कमोडिटी की हमेशा गिर जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है बात, समझ में आ गया रिलेटेड गुड्स, रिवाइज करो बेटा। अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही फैक्टर पढ़े, 2 ही डिटर्मिनेंट्स पढ़े। हाँ जी, पहला फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा भैया, डिमांड गिरेगी गिरेगी कोई नहीं रोक सकता, एंड वाइस वर्सा, ठीक है जी। फिर बाबू मैंने रिलेटेड गुड्स की बात करी, क्या होते हैं रिलेटेड गुड्स, क्या होते हैं रिलेटेड गुड्स, अगर एक गुड्स के प्राइस में इंपैक्ट डालोगे और अगर दूसरे गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड में इंपैक्ट आ जाए, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं रिलेटेड गुड्स, एक दूसरे से रिलेटेड है, और इसके 2 टाइप है, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड अदर वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो एक दूसरे के प्लेस पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक होते हैं ना सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी कॉफी कोक पेप्सी, ठीक है जी। बाबू सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में और गिवन कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पेप्सी का प्राइस भगाकर देख लो, कोक की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है जी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में और बेटा गिवन कमोडिटी में की क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। बेटा शुगर का प्राइस भगाकर देख लो, टी की क्वांटिटी डिमांडेड ना गिर के जो मर्जी कह देना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। पक्का से रीडिंग बाद में कराऊंगा, अभी समझने पे ध्यान दो, समझ लोगे रीड भी ना करना पड़ेगा बेटा, लेकिन थोड़ा टेक्निकल लिखना है इसलिए बाबू पढ़ना तो पड़ेगा। मैं टेक्निकल वर्ड बोल रहा हूँ बीच में, अगर ये रिलेशनशिप नहीं लिखोगे बहुत दिक्कत रहेगी, नंबर नहीं ले पाओगे किसी भी टीचर से। चलो खैर आगे बढ़ाते हैं बात को, सब सामने देखना। बाबू तीसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है डिमांड को वो है इनकम ऑफ कंज्यूमर। फैक्टर बढ़ गया, एक्सप्लेनेशन मैं ही दूंगा, बाद में देखेंगे पढ़ेंगे कैसे। बाबू इनकम ऑफ कंज्यूमर, यार इनकम ऑफ कंज्यूमर डिमांड पर फर्क डालती है क्या, सर डालती है। अब बाबू पहले ना इसमें ना गुड्स की ना 2 अलग अलग कैटेगरी आपको सोचनी पड़ेगी बेटा, वन इज इंफीरियर गुड्स एंड अदर वन इज सुपीरियर गुड्स कह लो, या इसको हम नॉर्मल गुड्स बोलते हैं इको की भाषा में, जो आप समझते हो ना जिसको लग्जरी, ठीक है ना जी, सुपीरियर गुड्स उसको मैं नॉर्मल गुड्स बोल रहा हूँ, ठीक है जी। और बाबू कबाड़ा बेकार सस्ते प्रोडक्ट को हम बोल रहे हैं इंफीरियर गुड्स। इधर देखना बाबू, पहले एक इंसान की इनकम कम होती है, उसने कमाना शुरू करा हाल ही में बेटा, इनकम कम है 10,000 20,000 30,000 रुपये महीना कमा रहा है। बाबू आपको भी पता वो किस गुड्स की डिमांड कर सकता है इनिशियली, बाबू ऐसे ही गुड्स की डिमांड करेगा,
बाबू आपकी इनकम 10,000 20,000 30,000 होगी ना, आप फोन बाय कर रहे होंगे एमआई वीवो ओप्पो, ठीक है ना, इंफीरियर गुड्स की डिमांड करेंगे, ठीक है जी सर। इनकम बढ़ गई, अब सोचना है बस काम की बात, अगर सोच पाओगे तो बेटा 1 मिनट की बात है ये। बाबू अगर आपकी इनकम बढ़ गई है, मुझे बताओ लग्जरी गुड्स की डिमांड करोगे कि नहीं करोगे? इनकम 5 लाख रुपए महीना होगी, फटाफट से बताओ, करोगे ना? इस हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल गुड्स। बाबू नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? फोन चाहिए भैया, आईफोन 15 प्रो मैक्स, ठीक है ना, एक किडनी पड़ोसी की गिरवी, हाँ जी ऐसा ही तो है। हाँ भाई बता बाबू, अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और समझदार हो, अगर इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बिल्कुल नहीं करोगे। अगर इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बिल्कुल नहीं करोगे, लेकिन नॉर्मल गुड्स की डिमांड करोगे। अब समझदार हो, इस चीज को टेक्निकली नहीं लिख सकते कि देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा, and there exists the inverse relationship between the income of consumer and the quantity demanded of inferior goods। सर इतना ही लिखना होता है, बस इतना, टीचर भी खुश हो जाता है कि हाँ यार इसको कुछ पता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कुछ भी रिपीट कराना करा सकते हो, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीजें, ठीक है जी सर। इनकम बढ़ेगी, पक्की बात है ना, लग्जरी गुड्स की डिमांड करोगे, इनकम बढ़ेगी बेटा, नहीं करोगे ना इंफीरियर गुड्स की डिमांड, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ जाए। चलो जी बाबू, फोर्थ फैक्टर, मैं रीड करने का भी टाइम देने वाला हूं आपको बेटा। बाबू फोर्थ फैक्टर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सर ये इंपैक्ट डालता है क्या यार डिमांड पर? मेरा टेस्ट, मेरी प्रेफरेंसेस, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। बाबू अगर कोई चीज आपके टेस्ट में है, आपकी प्रेफरेंस में है, मतलब आपकी हैबिट के अंदर आ चुकी है, कस्टम के अंदर आ चुकी है, पर जो मर्जी हो जाए उसका प्राइस, जो मर्जी, आप क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे, प्राइस भी बढ़ता जाएगा ना, आप बढ़ाते ही चले जाओगे बेटा उसकी डिमांड, अगर कोई चीज आपकी प्रेफरेंस में आ चुकी है। मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूं, आप सबके साथ, मेरे साथ ही हो चुका है सर। जियो 4G फ्री भी था, हैबिट बढ़ गई। मैंने ना किसी टाइम पे शायद एग्जांपल भी दिया हुआ है बीएसपी के बैच में, एक टाइम पर ना मैं टाटा डोकोमो के सिम इस्तेमाल किया करता था, 48 रुपीज का रिचार्ज होता था शायद, मतलब 550 MB आते थे आखिरी में, शुरू में तो 1 GB आता था 48 रुपये में टाटा डोकोमो का, 550 MB डेटा मिलता था। और हम क्या करते थे, कीपैड फोन यूज करते थे, उसमें फेसबुक वगैरह चलाते थे। कभी ओरकुट भी था एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपको पता भी नहीं होगा सर, ओरकुट का नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है जी। और होता क्या था, टाटा डोकोमो का ऑफर होता था कि अगर महीने से पहले रिचार्ज करा दिया ना, तो जितना डेटा बचा है वो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है जी। 200 MB हम पूरे महीने में बड़ी मुश्किल से खत्म करते थे, ठीक है ना, 29 दिन पे जाकर रिचार्ज कराते थे 48 रुपये का, फिर 350 MB कैरी फॉरवर्ड हो गया, 550 और मिल गया, डेटा इकट्ठा किया होता था, कहीं कहीं जीबी, कई कई महीनों से कैरी फॉरवर्ड चल रहा है डेटा, ठीक है जी। हालात ऐसे हुए, 550 MB पूरे महीने नहीं फूक पाते थे यार, 200 MB फूकते थे, सोचो हालात। जियो बाबा जिंदाबाद, भाई साहब एक एक दिन के 2-2 GB 1.5 GB। अब तो गलती से मैसेज आ गया ना 50% डेटा यूज हो गया, मन करे से बुला लो अंबानी को यहीं आज, 50% डेटा यूज कर दिया मैंने, कैसे? ऐसे ही लगता है यार सर। आप मानते हो ये चीज हमारी हैबिट में जा चुकी है, 1.5 GB डेटा आदत पड़ चुकी है, 1.5-2 GB रोज फूकने की। मैंने बताया 200 MB पूरे महीने, आप सोचो तो सही, एवरेज 6-7 MB दिन की, यार कुछ था ही नहीं यार, अब हैबिट में है। प्राइस 333 था, 444 हुआ, 555 हुआ, 666 हो गया, 1111 भी हो जाएगा एक दिन, तब भी बाय कर रहे होंगे। 3 महीने का रिचार्ज आप देखोगे वो दिन 1111 का होगा, और आप तब भी खरीदोगे, सबको पता है सब खरीदेंगे। हाँ ये ऐसे ऐसे तो मत ही करो मेरे सामने बाबू। तो अगर कोई चीज टेस्ट और प्रेफरेंस में आ चुकी है, आपकी कंजम्पशन हैबिट में आ चुकी है बाबू, जो मर्जी प्राइस हो जाए उसकी डिमांड बढ़ती ही रहेगी, रुकेगी।
हैबिट में आ जानी चाहिए एक बार वो चीज, फिर देखो वट एवर द प्राइस में बी कस्टमर डोंट माइंड पेइंग हाई प्राइसेस फॉर इट। आदत हो जाए एक बार, ठीक है ना। मुझे भी आदत है भैया हैंगरीज के पिज्जा की, किसी टाइम पर 385 का था, नहीं भूल सकता, ठीक है ना। 3-4 साल लगातार 385 पे खाया मैंने एक पिज्जा पर्टिकुलर, बता दूंगा नाम बाद में आपको, ठीक है ना। मेरे मुंह में अकेले क्यों पानी आए, तुम्हारे साथ साथ आए। भाई सब प्राइस बढ़ाते जा रहे, रोक नहीं रहे। 445 हो गया भैया, वो 445, 60 रुपए प्राइस बढ़ा दिया। अब मुझे क्या फर्क पड़ता है भैया, मेरी कंजम्पशन हैबिट में जा चुका वो। वट एवर द प्राइस में भी जो मर्जी हो जाए, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड गिरती नहीं बेटा, बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। लास्ट वन बाबू कहता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। सर आपको एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस फ्यूचर में बदलने वाला है। सर एक बात बताऊं, अगर आपको नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है ना कि किसी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है, हमेशा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड करंट पीरियड में ही बढ़ जाएगी। अच्छा ऐसे कैसे? अच्छा एक बात बताओ, अगर अभी मैसेज आ जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि अभी पेट्रोल 20 रुपए लीटर महंगा कर रहे हैं, भाई आ जाए, आया नहीं है कुछ भी, मतलब आया नहीं है मैसेज, अगर आ जाए कि 20 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा देंगे, कब से बढ़ा देंगे? कल रात 12 बजे से बढ़ा देंगे। मजाक से हट के बोल रहा हूं, पेट्रोल पंपों पे लाइन लग जाएगी, अभी लग जाएगी, बिल्कुल अभी लगनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी को लगता है ना मेरी बाइक की टैंकी 10 लीटर की है, अभी 10 फुल कर दो। किसी को लगता है 14 लीटर की है, जी मेरी गाड़ी में 20 लीटर आ जाता है, सब फुल करा रहे होंगे लाइन लगा के। 20 रुपए लीटर एक ठीक ठाक रकम है, मतलब लगभग 20% का ही हाइक है, 20 से भी 25% का ही हाइक है, मानते हो चीज को? तो बाबू अगर एक्सपेक्टेशन है नियर फ्यूचर में प्राइस राइज होने की, मैंने क्या बोला, अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस हाइक होने की नियर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है, तो करंट पीरियड में क्वांटिटी डिमांडेड बदल जाती है। करंट पीरियड में प्राइस तो फ्यूचर में बदलेगा, क्वांटिटी डिमांडेड आज ही बदल जाएगी, आज ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी। यानी कि बाबू इन दोनों में भी दिखाई दे रहा है क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप? आपको समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से समझ में आ गई? वैसे मैं एक बार इसकी शक्ल दिखा दूंगा आपको, इधर देखना बाबू, बस ये लाइन मेरे साथ साथ पढ़ दो। There exists a direct relationship between expectation of change in the price in future and changing demand in the current period. एक्सपेक्टेशन तो प्राइस चेंज होने की फ्यूचर में है, लेकिन डिमांड करंट पीरियड में बदल जाती है। क्लियर? पक्का से बताओ क्या रिवाइज करो, जो आप कहोगे वो रिवाइज। नहीं छुट्टी तो नहीं, वो तो खैर गलत बात तो मुझसे मत करो अभी। हाँ जी बताओ कौन सा डिटर्मिनेंट रिपीट करना है? कल प्रॉब्लम मिलूंगा, कल सुनूंगा सीधा, मुझसे आज पूछ लो। कल किसी ने कहा रात को ऐसे भैया ये प्रॉब्लम है, नहीं भैया प्रॉब्लम अभी है, प्रॉब्लम जितनी है। पढ़ना शुरू करो, आप पढ़ना शुरू करो जो आप